नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के स्कूल और कॉलेज खोलने वाले फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आज भी पूरी दुनिया पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। खुद सरकार मानती है कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी चलेगी। आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया अनिश्चितता से घिरी हुई है। बावजूद इसके ये समझ से परे है कि हरियाणा सरकार 1 जुलाई से स्कूल खोलने को लेकर इतनी निश्चित और निश्चिंत कैसे है। सांसद दीपेंद्र ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से देश भर के साथ हरियाणा में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो सामान्य नहीं है। प्रतिदिन 100, 200, 300 केस सामने आ रहे हैं। ये बीमारी अब गांव में भी घुस चुकी है। ऐसे में स्कूल और कॉलेज शुरू करना घातक साबित हो सकता है। अगर आधे स्टूडेंट के फार्मूला पर भी क्लास शुरू की जाएगी तब भी एक क्लास में कम से कम 15 से 20 विद्यार्थी रहेंगे। एक ही कमरे में 15 से 20 विद्यार्थियों का साथ मौजूद रहना किसी भी संक्रमण के लिए आदर्श स्थिति है। ऊपर से विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं रह जाते। बच्चों और किशोरों के लिए डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे कई एहतियात बरत पाना मुश्किल है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसलों की खरीद रोकने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने खुद 30 जून तक खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया था, इसलिए विपरीत परिस्थितियों की वजह से जो किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए उन्हें कुछ दिन का और वक्त देना चाहिए। हुड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि फिलहाल गेहूं, सरसों, चना और कपास की खरीद जारी रखनी चाहिए। सरकार से आग्रह है कि खरीद बंद करने में किसी तरह की जल्दबाजी दिखाने की बजाय सरकार किसानों को बची हुई पेमेंट के भुगतान और मंडियों में पड़ी फसल के उठान में जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि अभी भी करीब 75,000 मीट्रिक टन सरसों की पेमेंट और लगभग 2200 करोड़ रुपए के गेहूं किसानों की पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। अब भी मंडियों से लगभग 17 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान करके सरकारी गोदामों में पहुंचाना बाकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बचाव हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से करवाई जा रही ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए लगभग 1,28,000 विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा अपने निर्धारित समय 3 बजे आरम्भ होने पर लगभग 1,76,000 प्रतियोगियों द्वारा अपने मोबाइल पर एवं कंप्यूटर, लैपटॉप पर एक ही लॉगिन आईडी से एक से अधिक बार लॉगिन करने के कारण तकनीकी खामी उत्पन्न हो गई, जिससे प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन सिस्टम सुचारू रूप से काम न करने की शिकायतें मिलनी आरंभ हो गई थी। हालांकि कुछ प्रतियोगिताओं द्वारा सुचारू रूप से परीक्षा दी जा रही थी, लेकिन बोर्ड द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक भी प्रतिभागी इस अवसर से वंचित न रहे, इस कारण से यह परीक्षा आगामी तिथि की घोषणा तक स्थगित कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि सभी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंध में निश्चिंत रहें। उन्हें इस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता परीक्षा की आगामी तिथि शीघ्र ही सभी को सूचित की जाएगी। प्रतिभागी नवीनतम सूचना के लिए बोर्ड वेबसाइट www.bscs.org.in पर लगातार अवलोकन करते रहें। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास जारी तनाव के बीच शनिवार को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और साथ में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर भी मौजूद थे। चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन मौजूद थे। मोल्डो में 3 घंटे तक चली बैठक में चीन ने भारत से सड़क निर्माण रोकने को कहा। जवाब में भारत ने इस पर आपत्ति जताई। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग की ब्रीफिंग डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी जाएगी। यही जानकारी विदेश मंत्रालय के साथ NSA अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। इससे पहले भी 7 बार मिलिट्री लेवल बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। 4 बार ब्रिगेडियर और 3 बार मेजर जनरल रैंक ऑफिसर के साथ ये बातचीत बेनतीजा निकली। भारतीय सेना के औपचारिक बयान के मुताबिक किसी भी तरह की अटकलें बिल्कुल गलत होंगी और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से विवाद को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। इसके लिए और भी बैठकें की जाएंगी। आज की बैठक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन अभी भी बातचीत की जाएगी ताकि लद्दाख में LAC पर चीन के दबदबे को कम करते हुए तनाव को खत्म किया जा सके। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्पेन को पीछे छोड़ते हुए इस कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में संक्रमितों की संख्या 2,45,000 से ज्यादा हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9,887 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोविड-19 के मामले 2,45,962 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कारण 294 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके
जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6,933 हो गई है। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन के बाद कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब 5वें स्थान पर आ गया है। किसानों को खेती किसानी के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2,000 रुपए और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएम किसान स्कीम की सीईओ विवेक अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की छठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9.54 करोड़ का डाटा वेरीफाई हो चुका है। मतलब साफ है कि इस योजना में जो भी पैसा भेजा जाएगा उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। इसीलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर लें ताकि पैसा मिलने में दिक्कत न हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सूत्रों का कहना है कि 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी इसलिए पैसा नहीं मिल सका है क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है कि अगर भारत इस साल कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल विदेश में करने का फैसला लेता है तो उसने इसकी मेजबानी की इच्छा जताई है। आईपीएल का 13वां सत्र मार्च के आखिर में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसी अटकलें हैं कि ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप नहीं होने पर बीसीसीआई अक्टूबर में इसका आयोजन कर सकता है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के सामने आईपीएल की मेजबानी की पेशकश की है। बोर्ड के महासचिव मुबाशिर उस्मानी के हवाले से खबर में कहा गया है कि अतीत में अमीरात क्रिकेट बोर्ड आईपीएल की सफल मेजबानी कर चुका है। हम द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंटों की पहले भी मेजबानी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को भी सत्र के बाकी मैच यहाँ कराने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इंग्लैंड और भारत दोनों के सामने प्रस्ताव रखा है। अगर दोनों में से कोई भी बोर्ड इसे स्वीकार करता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी आईपीएल की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाई है। आईसीसी T20 विश्व कप को लेकर 10 जून को बोर्ड बैठक में फैसला लेगा, जिसके बाद ही आईपीएल के आयोजन की तस्वीर साफ हो सकेगी। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने नया 365 रुपए का प्रीपेड प्लान पेश किया है और इस नए प्लान को चुनिंदा टेलीकॉम सर्कल में लॉन्च किया गया है। नया प्रीपेड प्लान 365 दिन की वैधता ऑफर करता है। रिचार्ज कॉम्बो में अनलिमिटेड कॉल्स, एक दिन के लिए 250 मिनट, प्रतिदिन 2 GB डेटा और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे। हालांकि इन ऑफर्स की वैधता केवल 60 दिन की ही रहेगी। बीएसएनएल का नया प्लान केरल वेबसाइट पर लाइव है। हालांकि यह आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नई, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट में उपलब्ध है। याद दिला दें कि डाटा कॉल जैसे खास लाभ केवल 60 दिन के लिए ही मिलने वाले हैं। 60 दिन के बाद उपभोक्ताओं को वॉइस और डाटा के लिए अलग से वाउचर रिचार्ज करने होंगे। हैंडसेट निर्माता कंपनी ओप्पो के लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 4 और ओप्पो रेनो 4 प्रो को लॉन्च कर दिया गया है। अहम खासियतों की बात करें तो दोनों ही फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस हैं। ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर आधारित कलर OS 7.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन में 6.4 इंच फुल HD प्लस एमोलेड 2400x1080 पिक्सल डिस्प्ले है। इस फोन का भी रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ओप्पो ब्रांड के इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम और 256 GB तक स्टोरेज उपलब्ध है। 4000 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है। यह 65 वाट सुपरबुक 2.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ओप्पो रेनो 4 में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा 5G सपोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई और USB Type-C पोर्ट शामिल है। फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 2 सेल्फी कैमरा मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा सेंसर 32 मेगापिक्सल का और पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का होगा। फोन के 3 कलर वेरिएंट हैं, डायमंड ब्लू, मिरर ब्लैक और टेरो पर्पल। फोन के 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 31,960 रुपए रखी गई है। और अब बात आज के इतिहास की। 1539 बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। 1631 मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की मृत्यु हुई। 1893 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। 1914 प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ।
1929 वेटिकन सिटी एक संप्रभु देश बना। 1954 अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का निधन हुआ। 1974 भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ। 1998 स्पेन के कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता। 2002 फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती का निधन हुआ। 2008 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने स्टेम सेल के अनुसंधान को मंजूरी देने के विरुद्ध दूसरी बार वीटो का प्रयोग किया। आज का विचार, अपने कर्म पर विश्वास करो, राशियों पर नहीं, क्योंकि राम रावण, गांधी गोडसे, कृष्ण कंस और ओबामा ओसामा, इनकी राशियां एक हैं पर कर्म अलग अलग।